और दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज है आपका 8 अगस्त। आज का करंट अफेयर मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर आपका पहला प्रश्न है, भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। इस पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए थे और दोनों देशों में सभी घरेलू अनुसमर्थन प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद यह लागू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें CETA पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ जुड़ा दोहरा योगदान अभिसाय DCC भी इसी तिथि से लागू हुआ। इसका लाभ सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों, किसानों व युवा उद्यमियों तक पहुंचेगा। यह भारत की आर्थिक कूटनीति की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह समझौता भारत यूके व्यापारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। समझौता CETA भारत यूके प्रभावी तिथि 15 जुलाई 2026, हस्ताक्षर तिथि जुलाई 2025, संबंधित समझौता DCC। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, जुलाई 2026 में भारत ने इंडोनेशिया के साथ कितने मूल्य का रक्षा समझौता किया जिसके तहत ब्रह्मोस व अस्त्र मिसाइलों का निर्यात होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, $630 मिलियन का यहाँ पर निर्यात होगा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत ने जुलाई 2026 में इंडोनेशिया के साथ $630 मिलियन का रक्षा समझौता किया जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल निर्यात करेगा। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह समझौता ब्रह्मोस व अस्त्र मिसाइलों के निर्यात से जुड़ा है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा देश बना। अस्त्र मिसाइल के लिंक लिए इंडोनेशिया इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना। यह सौदा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति भी बढ़ाता है। समझौता मूल्य 630 मिलियन। देश इंडोनेशिया, मिसाइलें, ब्रह्मोस, अस्त्र नीति एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक कौन सा है देश बना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया यहाँ पर बना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें इंडोनेशिया भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना, जो भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें इंडोनेशिया अस्त्र मिसाइल का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना। यह भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अल्जीरिया, वियतनाम व मलेशिया जैसे देश भी भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि ले रहे हैं। अल्जीरिया पहले से ही Su-30 जेट्स के रख रखाव में भारतीय भागीदारों के साथ काम कर रहा है। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। मिसाइल अस्त्र एयर टू एयर प्रथम ग्राहक इंडोनेशिया, अन्य इच्छुक देश अल्जीरिया, वियतनाम, मलेशिया। क्षेत्र रक्षा निर्यात। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 FY26 में भारत ने कितने रुपए का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात दर्ज किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 38,424 करोड़ का यहाँ पर निर्यात दर्ज किया। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात दर्ज किया, जो भारत को हथियार बाजार में एक विश्वसनीय और गैर पश्चिमी विकल्प के रूप में स्थापित करता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें FY26 में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रहा, जो एक रिकॉर्ड है। ब्रह्मोस जैसी तकनीक का निर्यात मेक इन इंडिया पहल का वैश्विक मंच पर प्रमाणित करता है। भारत अब हथियार खरीदार से एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ नए रक्षा सौदे इस वृद्धि में सहायक रहे। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता नीति को इससे बड़ा बढ़ावा मिला। वित्त वर्ष FY26-25-26 रक्षा निर्यात 38,424 करोड़। स्थिति रिकॉर्ड निर्यात संबंधित पहल मेक इन इंडिया। भारत ने सिंगापुर के सांगरी ला डायलॉग में किस देश का ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के समझौते की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वियतनाम को घोषणा की है।
अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें सिंगापुर के सांगरी ला डायलॉग में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने घोषणा की, भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जो करीब 60 अरब रुपए का सौदा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें यह घोषणा सिंगापुर के सांगरी ला डायलॉग में हुई। यह सौदा लगभग 60 अरब रुपए करीब 6000 करोड़ का है। भारत में के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी। वियतनाम इंडोनेशिया के बाद भारत ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा विदेशी देश कौन बना? तो आपका विदेशी देश बना ब्रह्मोस भारत का रूस और संयुक्त रक्षा उत्पाद है। देश वियतनाम है। मंच सांगरी ला डायलॉग सिंगापुर है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। सौदा मूल्य 6000 करोड़ का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 11 जुलाई की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, युवाओं की आशाओं पर आकांक्षाओं का साकार करना इसकी थीम थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना रही, जो युवा सशक्तिकरण और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें यह दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में की गई। 2026 की थीम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित रही। यह दिवस परिवार नियोजन व लैंगिक समानता पर भी जोर देता है। इस दिवस की शुरुआत 1987 में विश्व जनसंख्या 5 अरब पार करने की घटना से जुड़ी है। विश्व जनसंख्या दिवस तिथि 11 जुलाई। थीम 2026 युवाओं की आशाओं व आकांक्षाएं। शुरुआत 1989 यूएन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष यहाँ पर घोषित किया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और उन्हें सशक्त बनाना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में महिला कृषकों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए। यह पहल लैंगिक समानता व कृषि विकास दोनों को बढ़ावा देती है। विश्व भर में कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। वर्ष 2026 घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। घोषणाकर्ता संयुक्त राष्ट्र संबंधी मंत्री भारत शिवराज सिंह चौहान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास कोष की ट्रैकिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एक नया पारदर्शी एआई आधारित ट्रैकिंग पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के सहयोग से एक नया एआई आधारित पोर्टल लॉन्च किया, जो ग्रामीण विकास कोष की ट्रैकिंग को पारदर्शी व पेपरलेस बनाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें पोर्टल एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया। यह ग्रामीण विकास कोष की ट्रैकिंग को पारदर्शी व पेपरलेस बनाएगा। इसमें एआई का उपयोग कर ऑडिटिंग प्रक्रिया को तेज व सटीक बनाया गया है। इसे नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में लॉन्च किया गया। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। सहयोगी संस्था एनआईसी। उद्देश्य पारदर्शी निधि ट्रैकिंग, तकनीकी एआई आधारित ऑडिटिंग यहाँ पर तकनीक। अब बढ़ते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्ना लेना बेयरबॉक यहाँ पर अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें जर्मनी की अन्ना लेना बेयरबॉक 9 सितंबर 2025 से संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं। यह पद संभालने वाली पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और कुल मिलाकर 5वीं महिला हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें वे 9 सितंबर 2025 से यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं। वे जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री 2021-25 रह चुकी हैं। वे पश्चिमी यूरोपीय समूह से यह पद पाने वाली पहली महिला हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली कुल 5वीं महिला हैं। उनकी अध्यक्षता का विजन बेटर टुगेदर रखा गया है। अध्यक्ष अलोकना बेयरबॉक है। देश जर्मनी है। सत्र 80वां यूएनजीए सत्र है। कार्यभार तिथि 9 सितंबर 2025 है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है आपका यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदोवा यात्रा के दौरान किस राष्ट्रपति से मुलाकात की? तो आपका मैया सैंडू से यहाँ पर मुलाकात की। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैया सैंडू से मुलाकात की और एआई व्यापार तथा स्वास्थ्य सेवा सहयोग पर चर्चा की। यह उनकी मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा का पहला चरण था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें उन्होंने राष्ट्रपति मैया सैंडू से एआई व्यापार व स्वास्थ्य सेवा सहयोग पर चर्चा की। भारत ने मालदोवा के विशेषज्ञों के लिए एआई व साइबर डिप्लोमेसी हेतु आईटीसी स्लॉट दोगुने किए। यह मालदोवा, उत्तर मैसेडोनिया व रोमानिया की यात्रा का पहला चरण था। यह यात्रा भारत के पूर्वी यूरोप से संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ है। भारतीय प्रतिनिधि एस जयशंकर, देश मोल्दोवा, राष्ट्रपति मैया सैंडू, सहयोग क्षेत्र एआई व्यापार स्वास्थ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 2026 के पहले 7 महीनों में पीएम मोदी ने कितने देशों की यात्रा करते हुए लगभग कितने अरब डॉलर के व्यापारिक व रणनीतिक सौदे किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 देश 37 अरब का यहाँ पर सौदा किया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें 2026 के पहले 7 महीनों में पीएम मोदी ने 14 देशों की यात्रा की, 3 बड़े मुक्त व्यापार समझौते एफटीओए को अंतिम रूप दिया और कुल मिलाकर 37 अरब डॉलर से अधिक के व्यापार व रणनीतिक सौदे किए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें पीएम मोदी ने 2026 के पहले 7 महीनों में 14 देशों की यात्रा की। इस दौरान ईयू, यूके और न्यूजीलैंड सहित 3 बड़े एफटीए को अंतिम रूप दिया। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस व अस्त्र मिसाइल निर्यात जैसे रक्षा सौदे भी हुए। कुल व्यापार व रणनीतिक सौदे 37 अरब से अधिक के रहे। 52,000 करोड़ की घरेलू रक्षा खरीद को भी मंजूरी दी। देश की यात्रा 14, कुल सौदे 37 प्लस अरब। प्रमुख एफटीए माइनस ईयू और यूके, न्यूजीलैंड, घरेलू रक्षा खरीद 52,000 करोड़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जुलाई 2026 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर पहुंच गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नंबर आपका सी, यहाँ पर 81वां स्थान पर पहुंच गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जुलाई 2026 रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 81वें स्थान पर पहुंच गया, जिससे भारतीय नागरिक अब केवल 55 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें जुलाई 2026 में भारतीय पासपोर्ट 81वें स्थान पर पहुंचा। जून 2026 में भारत 80वें और फरवरी 2026 में 75वें स्थान पर था। भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। 2021 में भारत अपने सबसे कमज़ोर प्रदर्शन में 91वें स्थान पर पहुंच गया था। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन IATA के डेटा पर आधारित है। इंडेक्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 रैंक 81वां, वीज़ा फ्री देश 55, पिछला निम्नतम 2021 91। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 197वां यहाँ पर भारत की रैंकिंग है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स RSF द्वारा जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 197वें स्थान पर पहुँच गई, जो पिछले वर्ष से 6 पायदान नीचे है और पाकिस्तान 153वां से भी पीछे है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में 197वें स्थान पर है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 6 पायदान की गिरावट है। भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान 153वां से भी पीछे हो गया है। यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी होती है। इंडेक्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी करता RSF भारत की रैंक 157, 180 में से गिरावट 6 पायदान। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें इसके अगले प्रश्न पर। प्रश्न है QS यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका 54 यहाँ पर को शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों को शामिल किया गया, जो किसी भी अन्य देश या क्षेत्र से इस वर्ष रैंकिंग से जुड़े विश्वविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें
भारत के 54 संस्थान क्यूएस रैंकिंग 2026 में शामिल हुए। किसी अन्य देश ने इतने विश्वविद्यालय इस वर्ष की रैंकिंग में नहीं जोड़े। जॉर्डन व अजरबैजान दूसरे स्थान पर रहे। दोनों के 6 विश्वविद्यालय जुड़े। 2014 में इस सूची में भारत के केवल 11 संस्थान शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की शिक्षा के लिए अच्छी खबर बताया। रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारतीय संस्थान 54 2014 में संख्या 11। दूसरा स्थान नए वीवी जॉर्डन अजरबैजान 6। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार 2022 में कौन सा देश बना? तो आपका ऑप्शन ए फिलीपींस देश यहाँ पर बना है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें फिलीपींस ने 2022 में भारत के साथ 37.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया था, जिसके तहत तटीय ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी 2024 से शुरू हुई। इस तरह फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला विदेशी खरीदार बना। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें फिलीपींस ने 2022 में 37.5 डॉलर करोड़ का ब्रह्मोस समझौता किया। तटीय ब्रह्मोस प्रणाली की डिलीवरी 2024 से शुरू हुई। इसके बाद इंडोनेशिया व वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने वाले देशों में शामिल हुए। ब्रह्मोस भारत व रूस का संयुक्त रक्षा उत्पाद है, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है। यह भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। पहला विदेशी खरीदार फिलीपींस 2022 है। समझौता मूल्य डॉलर में 37.5 करोड़ है। डिलीवरी शुरू 2024। मिसाइल ब्रह्मोस भारत रूस संयुक्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक बर्णवाल को नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार ने नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अशोक बर्णवाल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे अनुराग जैन का स्थान लेंगे। अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। अधिकारी अशोक बर्णवाल पद मुख्य सचिव मध्य प्रदेश। पूर्ववर्ती अनुराग जैन का नया पद सीईओ नीति आयोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पर अनुराग जैन को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वे इसमें पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। उनके स्थान पर अशोक बर्णवाल को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अधिकारी अनुराग जैन हैं। पद सीईओ नीति आयोग। पूर्व पद मुख्य सचिव मध्य प्रदेश। मुख्यालय नई दिल्ली। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका बिहार राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। साथ ही पूर्व सेना प्रमुख के व केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल थे। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है। इसी फेरबदल में वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद हेतु पात्रता से संबंधित है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नया राज्य बिहार, पूर्व राज्य केरल। संबंधित अनुच्छेद 153। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका यहाँ पर, पूर्व सेना प्रमुख व केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें पूर्व सेना प्रमुख COAS एवं केंद्रीय मंत्री रह चुके वीके सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में हुए राज्यपाल फेरबदल का हिस्सा हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें वीके सिंह भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख COAS रह चुके हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
उन्हें मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी फेरबदल में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राज्यपाल वीके सिंह हैं। राज्य मिजोरम। पूर्व पद सेना प्रमुख COAS। राजधानी मिजोरम आइजोल है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र के सुधार हेतु कौन सी पहल शुरू की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, UN80 पहल यहाँ पर शुरू की है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मार्च 2025 में UN80 पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी, फुर्तीला और उद्देश्य के अनुकूल संगठन बनाना है, न कि केवल लागत में कटौती करना। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें यह पहल मार्च 2025 में महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को मजबूत, केंद्रित व प्रभावी बनाना। UNGA अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबॉक ने इसे केवल लागत कटौती अभ्यास न मानने पर जोर दिया। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई। इसका लक्ष्य शांति, विकास व न्याय पर प्रभावी परिणाम देना है। पहल UN80 है। प्रस्ताव एंटोनियो गुटेरस महासचिव। शुरुआत मार्च 2025। अवसर UN की 80वीं वर्षगांठ। ये रहा आज का आपका 20 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं। धन्यवाद।